आज हम बात करने जा रहे हैं फ्रॉम सीरीज़ की, जो कि 2022 में रिलीज़ हुई थी। ये सीरीज़ इतनी पॉपुलर हुई कि इसके ऑलरेडी 3 सीजन्स आ चुके हैं और 4th सीज़न 2026 में रिलीज़ होने की तैयारी में है। इस चैनल पर आपको फ्रॉम सीरीज़ सीज़न 1 to 3 के सारे एपिसोड के एक्सप्लेनेशन हिंदी में मिल जाएंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ लेट्स स्टार्ट। सीरीज़ के ओपनिंग सीन में हम बॉयड को देखते हैं, जो टाउन शरीफ है। बॉयड के हाथ में एक बेल है। वो बेल को रिंग करता है और सभी लोगों से रात होने से पहले घर जाने की बात करता है। आगे की सीन्स में हम कुछ और मेन कैरेक्टर्स को देखते हैं, जिसमें से एक है सैरा, जो टाउन डाइनर चलाती है। टाउन डाइनर एक तरीके से एक कम्युनिटी हॉल है, जहां टाउन के लोग अक्सर आपस में बातें करते हैं और खाना खाते हैं। इस सीन में हम सैरा को देखते हैं, जो अपने डाइनर में आए हुए लोगों से बोलती है कि अब शाम होने वाली है, आप लोग अपने घर चले जाइए। फिर जैसे ही वो लोग डाइनर से बाहर जाते हैं, सैरा एक अजीब से पत्थर को छूती है और मानो जैसे वो चेक कर रही होती है कि वो पत्थर अपने सही पोजीशन में है या नहीं। फिर उसके बाद वो सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद कर देती है और खुद को लॉक कर लेती है घर के अंदर। नेक्स्ट सीन में हम एक छोटी बच्ची को देखते हैं, जो अपने घर के बाहर खेल रही होती है। तभी उसकी माँ बाहर आती है और उसे कहती है अंदर चलने को। बॉयड भी वो सब देख रहा होता है और उस बच्ची से कहता है कि अब शाम होने वाली है, तुम्हें अपनी माँ की बात सुननी चाहिए और अब तुम्हें अंदर चले जाना चाहिए। फिर उसके बाद कहानी शिफ्ट होती है एक बूढ़े आदमी पर, जो कि चेस खेल रहा होता है। वो बूढ़ा आदमी कोई और नहीं बल्कि डेप्यूटी शेरिफ केन का पिता रहता है। यहीं पर हम क्रिस्टी को भी देख पाते हैं। क्रिस्टी एक डॉक्टर है और वो यहाँ के लोगों का देखभाल करती है। एक तरीके से वो यहाँ पे क्लिनिक चलाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं केन को, जो कि डेप्यूटी शेरिफ है। यहाँ पर केन और क्रिस्टी आपस में बातचीत करते हैं कि अब शाम हो गई है, अब उन्हें घर जाना चाहिए। तो क्रिस्टी उसे बोलती है कि केन, अब तुम्हें घर जाना चाहिए, मैं तुम्हारे पिता की देखभाल कर लूँगी। तो केन उससे बोलता है कि मुझे पता है कि तुम उनकी देखभाल अच्छे से कर लेती हो। और इसी सीन में हमें यह पता चलता है कि केन कहीं ना कहीं क्रिस्टी को पसंद करता है। सीन फिर से बॉयड पर शिफ्ट होता है। बॉयड और केन आपस में बातचीत कर रहे होते हैं कि क्या सब कुछ ठीक है, क्या सारे लोग घर के अंदर हैं। तो केन बोलता है कि हाँ, सारे लोग घर के अंदर जा चुके हैं। यहाँ पर एक सीन में हम एक घर की ओर देखते हैं, जिसको कि बॉयड देख रहा होता है बहुत गौर से। एक्चुअली हमें आगे की सीन्स में, नेक्स्ट एपिसोड्स में ये पता चलेगा कि ये घर कुछ और नहीं बल्कि एक कॉलोनी हाउस है और डोना नाम की एक औरत इस कॉलोनी हाउस की लीडर है और बॉयड का एक बेटा है जो इसी कॉलोनी हाउस में रहता है। कहानी फिर से आगे बढ़ती है और हम बॉयड को देखते हैं, जो कि अपने घर की ओर वापस जा रहा होता है। वहाँ पे हमें एक बोर्ड दिखाई देता है। उस बोर्ड पे लिखा रहता है नाइट्स विदाउट इंसिडेंट। इसका मतलब इतने दिन हो चुके हैं बिना इंसिडेंट्स के। इसका मतलब मॉन्स्टर्स ने रात में अटैक नहीं किया है। तो ये 96 डेज अभी तक हो चुका था जब तक मॉन्स्टर्स ने किसी पे अटैक नहीं किया था। कहानी फिर शिफ्ट होती है उसी छोटी बच्ची पर, जिसको कि हमने पहले वाले सीन में देखा था। ये छोटी बच्ची एक्चुअली अपने पिता के आने की इंतज़ार कर रही होती है। इसका पिता अभी तक घर नहीं आया रहता है और ये अपनी माँ से पूछती है, क्या पिताजी आज भी लेट हैं? उसकी माँ कहती है कि हाँ, तुम्हारे पिता को भूलने की बीमारी है, इसीलिए हो सकता है कि वो भूल गए होंगे हमारा वादा कि हमें रात से पहले घर वापस आना है। और यही कहकर कहानी फिर से शिफ्ट होती है, बार में शिफ्ट होती है, जहाँ पे हम देख पाते हैं कि उस छोटी बच्ची का पिता बहुत ज़्यादा दारू पीने की वजह से बेहोश हो चुका है। उस छोटी बच्चे के पिता का नाम फ्रैंक रहता है। बारटेंडर बार बार फ्रैंक को वापस घर जाने को बोलता है, लेकिन वो बेहोश हो चुका था और अब वो घर नहीं जा सकता था। आगे की कहानी में छोटी बच्ची अपने रूम में सो रही होती है, तभी उसकी खिड़की पर कोई नॉक करता है। वो जैसे ही खिड़की का पर्दा हटाती है, उसे एक बूढ़ी औरत नज़र आती है। वो उस बूढ़ी औरत से बात करने लगती है। तो वो छोटी बच्ची बोलती है कि मैं आपसे बात नहीं कर सकती, मुझे अब माँ ने मना किया है कि रात में अगर कोई भी मुझसे बात करे तो बात नहीं करना है। तो वो बोलती है कि बच्ची घबराओ नहीं, मैं तुम्हारी दादी हूँ। तो बच्ची बोलती है कि लेकिन आप तो मेरी दादी की तरह नहीं लग रही हैं। तभी पीछे से उसकी माँ आ जाती है और उससे बोलती है कि तुम ये क्या कर रही हो। बच्ची बोलती है कि बाहर मेरी दादी है। बच्ची की माँ उसे समझाती है कि वो उसकी दादी नहीं है और वो खिड़की से दूर हट जाए, लेकिन वो बच्ची नहीं समझती है और वो खिड़की खोल देती है। जैसे ही खिड़की खोलती है, वो औरत एक मॉन्स्टर में बदल जाती है और उस बच्ची और उसकी माँ को मार देती है।
अब कहानी शिफ्ट होती है और हमें एक छोटा सा परिवार नजर आता है जो शायद ही अपने फैमिली ट्रिप को एंजॉय करने के लिए बाहर निकला हुआ रहता है। ओपनिंग सीन में हम देखते हैं कि जिम नाम का एक आदमी अपनी वाइफ, अपनी बेटी और बेटी के साथ शायद किसी फैमिली ट्रिप को एंजॉय करने के लिए बाहर निकला हुआ रहता है। वो लोग अपनी कारवन वैन को लेके जंगल की ओर जा रहे होते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि टैबिथा, उसकी बेटी जूली और उसका बेटा ईथन सब आपस में एक साथ मिलकर ट्रिप को एंजॉय कर रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन अगेन स्विच होता है और हमें फ्रैंक दिखाई देता है। फ्रैंक बाहर से वापस अपने घर आ रहा होता है। जब वो अपने घर आता है तो उसे अपने घर के सामने बहुत ज़्यादा भीड़ दिखाई देती है। वो समझ जाता है कि कुछ ना कुछ ज़रूर हुआ है। तभी वहाँ बॉयड आता है और गुस्से में उसे खींच के ऊपर ले जाता है और उसके रूम की हालत उसे दिखाता है और बोलता है कि ये देखो तुमने क्या किया। एक आदमी का काम होता है अपने परिवार की रक्षा करना, और देखो तुमने अपने नशे की हालत की वजह से क्या किया। आज तुम्हारी बेटी और तुम्हारी पत्नी की लाश तुम्हारे सामने पड़ी हुई है। सीन फिर से शिफ्ट होता है और हमें जिम और उसकी फैमिली दिखाई देती है और हमें दिखाई देता है कि एक बड़ा सा पेड़ उनके रास्ते को ब्लॉक कर देता है और वो लोग वापस मुड़ जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम डोना को देखते हैं जो कि वहाँ पे एक कॉलोनी हाउस चला रही होती है। बॉयड डोना के पास आता है और बोलता है कि वो अपने बेटे से मिलना चाहता है। डोना बोलती है कि ठीक है, तुम मुझसे मिल लो, वो ऊपर वाले रूम में है। आगे के सीन में हमें फातिमा दिखाई देती है। कुछ एपिसोड्स के बाद एक्चुअली हमें पता चलता है कि फातिमा और बॉयड का बेटा कुछ ही दिनों में शादी करने वाले थे। यहाँ पर बॉयड अपने बेटे से बातचीत करता है और उन दोनों की बातचीत से हमें ये पता चलता है कि बॉयड का बेटा किसी बात से उससे नाराज़ था और वो उससे बात नहीं करना चाहता था और ना ही वो उसके साथ रहना चाहता था, क्योंकि बॉयड जो है टाउन में रहता था और उसका बेटा कॉलोनी हाउस में बाकी लोगों के साथ रहता था। नेक्स्ट सीन में जिम का कैरावन टाउन के अंदर एंटर करता है और सारे लोग देखकर सरप्राइज हो जाते हैं। यहाँ पर सारे लोग, टाउन के सारे मेंबर्स एक्चुअली इकट्ठा हुए रहते हैं फ्रैंक की फैमिली के फ्यूनरल के लिए, जिसका पिछली रात मॉन्स्टर्स ने कत्ल कर दिया था। जिम कैरावन से नीचे उतर के बॉयड से रास्ता पूछता है। बॉयड उसे बोलता है कि वो सीधे आगे चलते जाए, उसे हाईवे का रास्ता मिल जाएगा। नेक्स्ट सीन में हम सैरा और उसके भाई को देख पाते हैं। यहाँ सैरा थोड़ी सी उदास नजर आ रही होती है तो सैरा का भाई उससे पूछता है क्या सब कुछ ठीक है, तो सैरा बोलती है कि तुम एक अच्छे भाई हो और सब कुछ ठीक है। सीन आगे शिफ्ट होता है और हम देख पाते हैं कि जिम के लाख कोशिश के बावजूद भी वो उस टाउन से बाहर नहीं निकल पा रहा था। जैसे कि मान लो कि वो एक लूप होल में फंस गया हो, वो जब भी जहाँ से भी स्टार्ट करता वापस वहीं पे आ जाता। सीन आगे बढ़ता है और हम देखते हैं कि जिम की कैरावन का सामने से आ रही एक कार के साथ एक्सीडेंट हो जाता है। उस कार में भी 2 लोग सवार थे, उसमें से एक जो है वो बेहोश था और दूसरा जो है वो दौड़ कर जाता है तो उसे सामने केन दिखाई देता है जो कि डेप्यूटी शेरिफ था। वो केन से बोलता है कि मेरे साथ कुछ और लोग भी हैं जिनका एक्सीडेंट हो गया है, वो घायल हैं और वो हाईवे पे पड़े हुए हैं। इतना कहते ही वो बेहोश हो जाता है। बॉयड केन को बोलता है कि इसे जल्दी से जल्दी क्लिनिक पहुंचाओ। बॉयड एक्सीडेंट साइट की ओर जाता है और इधर केन और फादर खत्री और क्रिस्टी जो है वो एक्सीडेंट साइट की ओर जा रहे होते, तभी उन्हें एलिस दिखाई पड़ता है। वो लोग एलिस को बोलते हैं कि बॉयड भी एक्सीडेंट साइट पे है, तुम भी चलना चाहते हो तो चलो। एलिस पहले तो मना कर देता है, लेकिन जब फादर खत्री उसे बोलते हैं कि बॉयड तुम्हारे पिता हैं, तुम्हें जाना चाहिए, तो एलिस मान जाता है। सीन आगे शिफ्ट होता है और हम एक्सीडेंट साइट की तरफ देखते हैं। यहाँ पर बॉयड को जेड दिखाई देता है। जेड की कार से ही जिम के कैरावन का एक्सीडेंट हुआ रहता है। जेड काफ़ी नशे में रहता है तो बॉयड उसे उसी की कार से बांध देता है और आगे जिम की मदद करने के लिए उसके कैरावन के पास जाता है। एक्सीडेंट के बाद टैबिथा बेहोश हो जाती है। जिम उससे जगाने की कोशिश करता है लेकिन वो होश में नहीं आ पाती है। जूली भी अपनी माँ को जगाने की कोशिश करती है। ईथन के पैर में एक रॉड घुस गया रहता है जिसकी वजह से वो उठ नहीं पाता है। थोड़ी तो यहाँ पे जिम बोलता है कि वो बाहर नहीं जाता। एलिस की कार आ जाती है। एलिस के साथ फादर खत्री, केन और क्रिस्टी भी थे। यहाँ पर क्रिस्टी जेड से पूछती है कि क्या वो ठीक है। जेड बोलता है कि हाँ वो ठीक है। बाद में क्रिस्टी बॉयड से बोलती है कि ईथन के पैर में चोट लगी है, वो बहुत ही ज़्यादा गहरी है वो उसे तुरंत ऑपरेट नहीं कर पाएगी। यहाँ पर बॉयड उसे पूछता है कि उसे कितना टाइम लगेगा। क्रिस्टी कहती है कि उसे बहुत ही वक्त लग जाएगा, वो रात तक उसको ठीक नहीं कर पाएगी। इतने में बॉयड उससे बोलता है कि क्या वो उसे कैरावन के अंदर ठीक कर। क्रिस्टी बोलती है हाँ वो उसे कर सकती है। बॉयड उसे तालिस्म दिखाता है और बोलता है कि ये ज़रूर काम करेगा। क्रिस्टी बोलती है कि चलो तब करते हैं।
क्रिस्टी कारवान के अंदर जाती है और ईथन का ट्रीटमेंट करने लगती है। इतने में तैबिता को होश आ जाता है और वो जिम से पूछती है कि क्या ईथन ठीक है। जिम कहता है ईथन ठीक है लेकिन अभी वो बेहोश है। जिम टैबिता से बात कर ही रहा होता है कि वहाँ पे बॉयड आ जाता है और बॉयड उसे बोलता है कि तुम्हें और तुम्हारी पत्नी को कॉलोनी हाउस जाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ बाहर वुड्स में सुरक्षित नहीं है, तुम लोग यहाँ पे सुरक्षित नहीं हो। तो जिम उससे पूछता है कि ऐसा क्या है इस वुड्स में कि हम यहाँ पे सुरक्षित नहीं हैं। टैबिता बोलती है कि वो अपने बेटे को छोड़ के कहीं नहीं जाएगी, पर जिम उसे समझाता है कि वो भी चाहता है कि उसका बेटा बिल्कुल ठीक हो जाए और इसीलिए वो चाहता है कि वो लोग कॉलोनी हाउस जाए। जिम टैबिता को समझाता है कि वो कॉलोनी हाउस चले जाए, वो और जूली वहाँ ज़्यादा सुरक्षित रहेंगे और यहाँ पर जिम तब तक ईथन के साथ रहेगा जब तक कि वो बिल्कुल ठीक नहीं हो जाता। टैबिता जिम की बात मान जाती है और कॉलोनी हाउस जाने को तैयार हो जाती है। इसके बाद के सीन में हम देखते हैं कि टैबिता, जूली, केन, फादर खत्री, जेड वापस टाउन जाने की तैयारी में होते हैं। नेक्स्ट सीन में हम सारा को देखते हैं जो कि उस घायल पैसेंजर से बात कर रही होती है। वो उसे बोलती है कि सब ठीक हो जाएगा और अचानक से सारा उस पेशेंट पे हमले कर देती है और वो पेशेंट मर जाता है। इधर केन की गाड़ी कॉलोनी हाउस पहुंचने से पहले ही खराब हो जाती है। एलिस, जूली और बाकी लोगों से कहता है कि उन्हें रास्ते में जो भी दिखाई दे वो लोग उनका जवाब ना दें और वो सीधे कॉलोनी हाउस की तरफ जाएं। इधर बॉयड कैरावन को अच्छे से कवर कर रहा होता है तो जिम उससे पूछता है कि आखिर कैरावन को कवर करने की क्या ज़रूरत पड़ रही है। तो इस पे बॉयड जवाब देता है कि वो कैरावन को पूरी तरीके से सुरक्षित रखने की कोशिश कर रहा है। क्रिस्टी ईथन का ट्रीटमेंट कर ही रही होती है कि मॉन्स्टर्स के चिल्लाने की आवाज़ बाहर से आती है। बॉयड बाहर देखता है और वो बोलता है कि वे आ रहे हैं और इसी के साथ एपिसोड 1 ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे कि क्या बॉयड कारवन को बचा पाता है, क्या जूली और उसकी माँ सही सलामत कॉलोनी हाउस पहुंच पाती हैं और क्या ये सारे लोग इस रात मॉन्स्टर्स से बच पाएंगे। तो गाइज़ यही थी एपिसोड 1 की स्टोरी। एपिसोड 2 देखने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि एपिसोड 2 कल पब्लिश हो जाएगा। सो गाइज़ स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी, थैंक यू फॉर वॉचिंग।